वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का डिटेल से कॉन्सेप्ट देखे थे, साथ ही साथ उसका वेरिफिकेशन भी देखे थे। इसी के साथ हमारा जो फोर्स का यूनिट 1 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं वीडियोस को देख लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे और उसका न्यूमेरिकल्स भी बना लिए होंगे। और अगर यदि न्यूमेरिकल्स आपका नहीं बना है ना, तो उस न्यूमेरिकल को क्लिक करके कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तब तक उसको बनाइए न्यूमेरिकल्स। चलिए टॉपिक का जो इसका फोर्स का यूनिट 2 होता है उसको हम लेकर के चलते हैं। जो यूनिट 2 होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? बहुत ही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट का जितना भी मोमेंट्स होता है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है। उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को ही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंस में कह सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक डायरी है, ये डायरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डायरी है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस डायरी में जैसे कि क्या है, ये हमारा एक रॉड है। देखो इस डायरी को अगर हम बीच में कहीं से रखते हैं, ठीक है, तो ये डायरी खड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको देखो ऊपर नीचे, जैसे कि इसको हम वाइब्रेट करना चाहेंगे, ठीक है ना। देखो वाइब्रेट कर रहे हैं, नहीं ना गिर रहा है। तो अभी क्या है कि देखो ये वाइब्रेट कर रहे नहीं गिर रहा है, वाइब्रेट करना गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है मेरा भाई, ऐसे 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 करते नहीं गिर रहा है। तो नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। इसमें इस डायरी का जो पूरा वेट है ना, पूरा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इस जहां पे इसको लगाए हैं ना, इस पूरा डायरी का मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है, जिस कारण से इस मार्कर के नोज पे ये खड़ा हो चुका है। डायरी इस मार्कर के नोच पे क्या हो गया? खड़ा हो चुका है। अगर इसका मास अगर थोड़ा सा भी इसको इधर करेंगे तो डायरी देखो फॉलिंग डाउन हो जा रहा है, फॉलिंग डाउन हो रहा है ना हमारा। इधर भी करें तो फॉलिंग डाउन हो जा रहा है। लेकिन जैसी एग्जैक्ट ये सेंटर पे ले रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा निकालना पड़ता है, एग्जैक्ट सेंटर पे ले रहे हैं, इसको वाइब्रेट भी करो ना तो नहीं गिरेगा। जैसे कि इधर से भी ले सकते हो इसको, ठीक है, किधरों से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना चाहिए। देख लो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा डायरी टेढ़ा हो गया है, बोले बातों को समझ लेना। देखो ये है हमारा, इससे इसको वाइब्रेट करो, नहीं गिर रहा है हमारा, नहीं गिर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये हमारा इस डायरी का क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और एक मजेदार बात आपको हम बताते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है कि इस पॉइंट पे टोटल मास हमारा कंसंट्रेटेड रहता है और इसका जितना भी मोमेंट्स जो होता है ना, उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है, इस पॉइंट पे हमारा आकर के क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड रहता है, उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है। इसका मतलब यह है कि इस बॉडी का पूरा मास एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टिका हुआ है। क्लियर है यहाँ पे? और इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और एक मजेदार बात बता देते हैं, अगर इसका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हुए अगर एग्जैक्ट डायगोनल को इंटरसेक्ट करके अगर एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे तो उस पॉइंट पे, मैं तो कब बता दे रहा हूँ, ये जो इसका निडिल है ना, इस निडिल पे खड़ा हो जाएगा, वाइब्रेट होगा तो नहीं गिरेगा। और एक चीज एग्जाम्पल बताता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। आप लोगों ने हावड़ा का लिवरपूल देखा होगा। हावड़ा का क्या है? लिवरपूल देखा होगा। तो हावड़ा का जो लिवरपूल है उसमें ध्यान से देखना, बीच में कोई पिलर नहीं है, बीच में कोई पिलर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी पिलर नहीं है। दोनों किनारे पिलर है और ब्रिज टिका हुआ है और उसमें डेली भारी भरकम गाड़ी दम भर चलता है, लेकिन पुल का कुछ नहीं होता है। उसका कारण क्या? देखिए बता रहे हैं कि पुल को ऐसे डिजाइन किया गया है ना कि उस पुल का आधा वेट, मैंने कि हुगली रिवर जो है इसके इस पार वाला पिलर पे आता है और आधा पुल का वेट उस पिलर पे जाता है। सेंटर पे और बीच पे उस पिलर का, मैंने कि जो पुल का जो वेट होता है ना, वो रहता ही नहीं है। सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पिलर पे चला गया, पिलर के एक मैंने कि ग्राउंड पॉइंट पे आकर के खड़ा हो गया। मतलब वेट हमारा बीच पे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच पे है ही नहीं है, दोनों किनारे पे चला गया, सारा वेट उसका किनारे पे चला गया। जिस कारण से, क्योंकि पुल देखिएगा आपको लगेगा नहीं, लेकिन बीच में थोड़ा सा हल्का ज्वाइंट टाइप से है पुल हमारा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये जो हावड़ा का जो लिवरपूल है हमारा, जिसको रविंद्र सेतु कहते हैं, ठीक है, हावड़ा ब्रिज जो होता है उसका रविंद्र सेतु के नाम से जानते हैं, ये एक तरह का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज सेंटर ऑफ मास का बेस्ट एग्जांपल है। ये हमारा बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है और ये बहुत ही अच्छा एक इंजीनियरिंग है। आप उसमें जाकर गौर से देखिएगा, नट बोल्ट कहीं यूज नहीं किया गया, हर जगह रिवेटिंग सिस्टम यूज किया गया। उसका एक कारण है, नट बोल्ट ड्यू टू मॉइस्चर या दिस दैट, अगर उसमें कुछ वेट लॉस होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कैलकुलेशन जो होगा वो गड़बड़ा सकता है और जिससे पुल कोलैप्स कर सकता था। इसीलिए उस पुल में नट बोल्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, टोटल रिवेटिंग सिस्टम से उसको फिट किया गया, सारा रिवेट है। और उसमें एक खास तरह का पेंट होता है जिसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग पेंट कहते हैं, उसको चढ़ा दिया जाता है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो।
रस्टिंग होगा तो हो सके वेट रस्टिंग के कारण उसका वेट लॉस होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ा सकता है। और उस स्टील को बनाने वाला जो कंपनी है मेरे भाई, आपको बता दे रहा हूँ, हमारे झारखंड का ही टाटा ग्रुप जो है, टाटा स्टील, उन्होंने स्टील बना करके दिया। अब सवाल होता है कि ये हमारा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि गीजा का जो इंक्लाइंड पिलर है वो भी कभी नहीं करता, जैसे करके झुका हुआ है, तो ये भी हमारे एक तरह का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब ध्यान देना, जो गीजा का इंक्लाइंड पिलर होता है ना, उसका पूरा वेट पार्टिकुलर ग्राउंड पॉइंट पे चला जाता है जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस कारण से वो पिलर कभी गिरता ही नहीं है। तो इस सब जो होता है इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है, मैंने क्या बोला, बेजोड़ एग्जाम्पल है। आज के डेट पे हम लोग मैंने बनाना चाहते हैं तो इस टाइप का लिवरपूल हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रहा है। बना रहे हैं लेकिन इस टाइप का, सोचो कि हमारे उस समय का जो हमारा इंजीनियरिंग कितना अच्छा हुआ करता था। आजकल तो देखते हैं कि रोड नीचे है, नाला ऊपर हो गया, बहुत सारा जगह पे देखने को मिलेगा। हमारा रांची में अगर तुम देखोगे, बड़ा हंसी आता है मेरे भाई, गजब बनाया है एकदम। रोड नीचे है, नाला ऊपर है, रोड का पानी नाला में जाएगा कैसे? हमको तो समझ में नहीं आता कि बनाने के समय कैसे बनाया है। अब पता नहीं इंजीनियर को क्या समझ में आ रहा था, रोड ऊंचा होगा कि नहीं। पहले एक मैपिंग करके बनाना चाहिए। मैक्सिमम बहुत जगह पे ऐसा है देखने को मिला है कि नाला ऊपर हो गया है और रोड जो है वो नीचे हो गया, पानी, रोड का पानी रोडे में रह रहा है। ठीक है, तो ऐसा इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, देखने को मिलता है। पर बुद्धि सीखना चाहिए सबसे, इंजीनियरिंग थोड़ा सा जो बना रहे हैं, जो डिजाइन बना रहे हैं सबको। ठीक है, हम ही नहीं कर रहे हैं, सारे इंजीनियर खराब होते हैं, लेकिन हमको देखने को मिला है बहुत सारा है रांची में। कभी अगर आप लोग रांची में हैं तो अगर किनारे किनारे घूमिएगा तो देखिएगा आपको पुल, मैंने कि जो किनारे का नली ऊपर है और रोड नीचे है, रोड नीचे, नाला पुल ऊपर, कहते हैं नाला ऊपर हो गया। तो भाई रोड का पानी नाला में कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग करता है लोग। ठीक है, देख करके ताजुब रहते हैं। देख सकते हो, देखने को मिल जाएगा बहुत जगह में, जहाँ बहुत जगह अच्छा भी काम हुआ है, मैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखने को भी मिल रहा है। हो सके ये सोचा रोड बनकर ऊंचा हो जाएगा और उस मेजरिंग करके दे दिया, रोड बनवे न किया हो, इसलिए भी पुल, ये नाला ऊंचा हो गया हो। ठीक है, ऐसा नहीं। तो इंजीनियरिंग का ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल है कौन? हमारा हावड़ा का लिवरपूल, गीजा का इंक्लाइंड पिलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैनेज करके ऐसा रखा गया है कि ये हमारा कभी गिरता नहीं। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें तो आपको समझा दिया। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, समझिएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक स्टोन है मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक क्या है? एक स्टोन है। क्लियर है? अगर ये एक स्टोन है तो ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत सारा पॉइंट मास होगा, इस टाइप से बहुत सारा पॉइंट मास होगा। ठीक है ना, इस टाइप से बहुत सारा पॉइंट मास होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट मास को W1 कह सकते हैं, इस पॉइंट मास को हम लोग W2 कह सकते हैं, इस पॉइंट मास को हम लोग W3 कह सकते हैं, ये W2 है, ये W3 है। इस पॉइंट मास को हम लोग क्या कह सकते हैं? W4 कह सकते हैं। इसको हम लोग W5 कह सकते हैं, इसको हम लोग WI कह सकते हैं, और ये हमारा WN है। तो ये nth पार्टिकल से मिल करके ये बॉडी का, नहीं, इस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये सारा पार्टिकल का एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो मोमेंट्स का सम होगा वो 0 होगा। मोमेंट्स का सम क्या होगा? 0 होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारा क्या है? इसका सारा मास यानी सारा वेट, जितना भी ये जो W है ना, ये W वेट, ये जो वेट कंसंट्रेटेड हो गया, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश 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 प्लस WN। ठीक है, तो ये सारा, इस पूरा जितना भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल था उसका सम एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। मतलब W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस, ये कैपिटल W है मेरा भाई, ये क्या हमारा एक कैपिटल W है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये जो पॉइंट आया ना, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? CG। CG स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? हाँ सुनो, यहाँ पे इसका भी वेट, इसका जितना भी पार्टिकल है, सारा पार्टिकल का जो मोमेंट्स के कारण एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वेट आ जाता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वेट आ जाता है ना, और वहीं से हम लोग जिसको मीन पॉइंट्स कहते हैं, उसी मीन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, एक तरह से समझ लो। ठीक है ना, सिंपल भाषा में इसको कह सकते हो। ठीक है, तो भाई मैंने कि जहाँ पे वेट कंसंट्रेटेड हुआ तो W इक्वल्स टू हमारा इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हुआ, मतलब इस पूरा बॉडी का जो वेट है इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो इसका वेट यहीं पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कह सकते हैं, ध्यान देना, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं। तो W इक्वल्स टू समेसन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से N, और ये क्या हो जाएगा? WI हो जाएगा।
तो इसका हमारा समेशन कंडीशन से इसका वेट को निकाल सकते हो। ये सारा क्या है, पार्टिकल वेट से, हर पार्टिकल का वेट से। इसको एक दूसरे मेथड में ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे W1, तो वेट क्या होता है हमारा, एक तरह का फोर्स होता है, वन टाइप्स ऑफ फोर्स है। तो वेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, mg कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, m1 इंटू जी, ये m2 इंटू जी, ये m3 इंटू जी, और ये mn इंटू जी होगा, मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि सारा ये फ्री स्पेस पे तो सब पे इक्वल ग्रेविटी काम कर रहा है। हाँ, पार्टिकल का मास अलग अलग हो सकता है, बट हमारा ये जो है हमारा, इसमें क्या कह सकते हैं, वो ग्रेविटी हमारा सेम है। तो इसको हम लोग दूसरे शब्द में ये भी तो कह सकते हैं, W इक्वस टू m1g प्लस m2g प्लस m3g प्लस डैश डैश प्लस mng कह सकते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ो यहाँ पे, इतना दूर के बाद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तुम g को कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या करो, g को कॉमन निकाल लो। तो W इक्वस टू जी अगर कॉमन निकलेगा तो क्या हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 प्लस mn होगा कि नहीं, mn होगा ना यहाँ पे। अब देखो यहीं पे इसको आप कह सकते हो W इक्वस टू जी समेशन ऑफ I इक्वस टू 1 से n, और ये क्या हो जाएगा, mi हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वेट का फॉर्मूला आपका ये निकल सकता है, ठीक है। तो वेट का हेंस जो इस बॉडी का अगर वेट निकालना है, ठीक है, हेंस तो हमारा W इक्वस टू समेशन ऑफ I इक्वस टू 1 टू n इक्वस टू WI इक्वस टू G इंटू समेशन ऑफ I इक्वस टू 1 से n mi। तो ये जो निकल गया मेरे भाई, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो वेट डिपेंडेंट है, ये वेट का इक्वेशन निकल गया। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफिनेशन क्या है पहले समझ लो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वही चीज़ हम लिखे जो अभी बताए, सारा एल्जेब्रिक सम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा। देखो लिखा हुआ है क्या, द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स, जितना भी ये पॉइंट्स है इसका सारा एल्जेब्रिक सम ऑल मोमेंट्स, मैंने कहा था टोटल मोमेंट्स एल्जेब्रिक सम क्या होगा, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगा। देखो यहाँ पे, द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स of weight of all the particles constituting the body is zero, the entire weight of the body can be considered to act at a point, entire body का जो weight होता है एक particular point पे act करता है, act a point is called center of gravity। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग center of gravity कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आसान भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी इंटायर सिस्टम का जो टोटल वेट होता है, एनी इंटायर सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, इंटायर सिस्टम का जो एक वेट होता है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है। जिस पॉइंट पे वो कंसंट्रेटेड होता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी को हम लोग अगर पार्टिकल मास के टर्म में लेंगे तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। क्लियर है, चलो समझ गया ना, चलो ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। चलो इसको पहले नोट डाउन करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया होगा, तो कुछ जो रेगुलर शेप है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, पहले इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, जो रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल आप लड़की लोग का ही बेंगल से लेते हैं। तो बेंगल्स जो होता है वन काइंड्स ऑफ रिंग होता है, कोई भी बेंगल्स क्या होता है, वन काइंड्स ऑफ रिंग होता है। तो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सीजी क्या होगा, क्या होगा, सीजी क्या होगा। तो जैसे कि फर्स्ट फिगर की अगर बात करें यहाँ पे, तो हम लोग एक रिंग बनाते हैं, इसको हम लोग बेंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बेंगल्स हमारा बहुत बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एक रिंग का, ठीक है ना। ये हमारा एक रिंग है, ठीक है। बचपन में खेला होगा, इससे खेला है कि नहीं, रिंग से। अरे हम लोग खूब खेलते थे, बता दें कैसे। टायर गुड़काए हो कि नहीं, साइकिल का टायर भी बड़ा मस्त एग्जाम्पल है। टायर जो होता था ना, टायर को हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है ना, पीट पीट करके एकदम पूरा रोड में दौड़ाते थे। तो हम लोग रिंग खूब घुमाए। हाँ, इसमें एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये टायर गुड़काया है कि नहीं गुड़काया। अरे तो हम लोग गाँव देहात में थे ना रे भाई मेरे, कहाँ मिलेगा। तू लोग तो आजकल पबजी खेलता है, उस समय पबजी था कहाँ,
ठीक है, फ्री फायर खेलता है, उसे मत खेलो, उससे अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करो। टायर दौड़ाने के चक्कर में बड़ी, टायर गुड़काने के चक्कर में बड़ी हम लोग दौड़ते थे, ठीक है, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी होता था। तो लोग तो टायर गुड़काया नहीं है, तो गुड़काएगा तब ना जानेगा फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक तरह का रिंग है, टायर जो होता है ना साइकिल का टायर, ये भी एक तरह से रिंग है हमारा। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इस टायर का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इसको ओ कहते हैं, यही ओ पॉइंट हमारा सी जी है। सी जी मतलब सेंटर ऑफ रिंग कह सकते हो। सी जी इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ रिंग होगा, सेंटर ऑफ रिंग। रिंग का जो सेंटर होगा वो इसका सी जी होगा मेरे भाई। ये फर्स्ट फिगर हो गया। इसके बाद सेकंड है हमारा डिस्क की बारी है। सेकंड हमारा क्या है, डिस्क। ये हमारा क्या था, ये हमारा रिंग था, ये क्या था हमारा, एक रिंग था। तो रिंग का हो गया। सेकंड हम लोग डिस्क को लेते हैं, डिस्क, DISC, डिस्क। डिस्क मतलब तुम्हारा प्लेट, तुम्हारे घर में जो प्लेट होता है, खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, नाश्ता के लिए जो गोल वाला प्लेट नहीं देता, तो गोल वाला प्लेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क। और आड़ा टेढ़ा जो प्लेट होता है उसको लेमिनास कहते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं लेमिना कहते हैं। तो यहाँ डिस्क की बात करें, जो गोल शेप में रहता है जो प्लेट, चाहे स्टील का प्लेट हो, सिरामिक का प्लेट हो, या आजकल तो प्लास्टिक का भी चलता है, क्या कि प्लास्टिक का देता है इसलिए कि पटक जाए, कहीं गिर जाए तो टूटे ना। तो आजकल देखते हैं कि कॉमन यूज के लिए प्लास्टिक का, फाइबर्स का आप यूज़ करते हो। पहले सिरामिक का एक बहुत अच्छा गोल प्लेट आता था, ठीक है, जिसको सॉसर भी कहते हो, चाय कप के नीचे लगता है, ठीक है। तो वो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है किसका, डिस्क का, ठीक है ना, जो सॉसर होता है हमारा, जो कप के नीचे लगता है, ठीक है। तो देखो डिस्क अगर देखा जाए तो कुछ को बता रहे हैं, डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ठीक है। डिस्क बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, डिस्क का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है। तो ये जो सेंटर है, देखो ये हमारा इसका एक्सिस है, ये हमारा क्या है, इसका एक एक्सिस है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो सेंटर है, इसी सेंटर को कहते हैं सी जी। सी जी मतलब सेंटर ऑफ डिस्क कह सकते हो, सेंटर ऑफ डिस्क कह सकते हो। तो कोई भी डिस्क का जो सीजी होता है, डिस्क का सेंटर होता है। डिस्क का क्या होता है, हमारा सेंटर होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो इसके बाद देखो अगला जो फिगर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। डिस्क के बाद हमारा जो आता है रॉड आता है। क्या आता है मेरे भाई, रॉड। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म रॉड। तो रॉड का शेप क्या होता है, एक थिन सिलेंडर होता है। क्या होता है हमारा, थिन सिलेंडर होता है, जो एकदम मैंने कि रॉड एक तरह का सिलेंडर ही होता है। डिस्क भी सिलेंडर ही होता है, नो डाउट, लेकिन बहुत ही थिन होने के कारण इसको हम लोग डिस्क की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में देखा जाए तो ये डिस्क भी वन टाइप्स ऑफ हमारा सिलेंडर ही होता है, जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, मैंने हाइट जो होता है, लेंथ बहुत कम होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म रॉड की अगर बात करें तो रॉड हमारा एक तरह का क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो पहले बनाते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म अगर रॉड है, पहले समझिएगा, ये हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका यहाँ पे देखो एक्सिस जाएगा हमारा। तो ये हमारा एक रॉड है, तो इसका सेंटर देखो, ये जो एकदम एग्जैक्ट क्या है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ये हमारा जो एकदम इधर से जितना लेंथ है, इधर से लेंथ उतना ही है। तो ये जो ओ पॉइंट है, यही ओ पॉइंट आपका क्या है, सी जी है, सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। रॉड का जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद हमारा सिलेंडर आता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है मेरे भाई, सिलेंडर आता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा, सिलेंडर। तो यानी फोर्थ नंबर पे यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। तो सिलेंडर को अगर बनाना चाहेंगे, ध्यान देना, तो सिलेंडर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले समझ लीजिएगा यहाँ पे, ये हमारा एक सिलेंडर बना रहा है, ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर बन रहा है। ये हमारा एक सिलेंडर बना ना सिलेंडर है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से इसका जो एक्सिस इधर जाएगा और इसका एक्सिस इधर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सिस टू बी से पास करेगा, और ये हमारा क्या है, एक्स डैश है, और ये क्या है,
ये हमारा क्या है, वाई वाई डैश है जो सेंटर पे कटेगा, ठीक है ना। और ये जो ओ पॉइंट है ना, ये जो ओ पॉइंट है यही इसका सी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिलेंडर का क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ, इसको कह सकते हो तुम, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर। तो इसको आप आंसर में लिख सकते हो मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ क्या है, सिलेंडर, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का हमारा क्या हो जाएगा, ये सीजी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेंडर के बाद ध्यान देना, एक रिंग हो गया, एक डिस्क हो गया, एक रॉड हो गया, एक क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। इसके बाद 5th नंबर हमारा जो आता है वो ट्रायंगुलर लेमिना आता है, ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना। तो ट्रायंगुलर लेमिना जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर लेमिनास की अगर बात करें तो इसमें एक पहले ट्रायंगल बनाइए, कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल आइसोसेलेस हो सकता है, चाहे एस्केलेंट ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी एक ट्रायंगल होगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर लेमिना है, ये हमने बना दिया, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगुलर लेमिना है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो इसका जो मीडियन होगा, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, और ये एक मीडियन है। ये जो सारा लाइन है ये हमारा क्या है, एक मीडियन है, मीडियन है, ठीक है। तो ये जो मीडियन का जो इंटरसेक्शन है, क्या है, मीडियन का जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है मीडियन का, इसी इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीजी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीजी कहते हैं, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक वो चीज़ बता दे रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग सेंट्रोइड्स के नाम से भी जानते हैं मैथ्स में, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड्स। तो मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें किसी भी रेगुलर शेप के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म रेगुलर शेप के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही हमारा क्या है, सेंट्रोइड्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड्स होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्या बोला, हाँ, ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड दोनों को एक ही कह सकते हैं, कह सकते हो। एक्चुअली में देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि फिजिक्स में सेंट्रोइड्स को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और मैथ्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रोइड्स कहते हैं, सेंट्रोइड्स के नाम से जानते हैं। दोनों हमारा एक ही चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट निकालोगे तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो या सेंट्रोइड हो, बात बराबर है हमारा, सेंट्रोइड ही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड ही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये ट्रायंगुलर लेमिना का जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका अगर देखा जाए नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें, ठीक है, पहले समझ लेना है यहाँ पे एक एक करके सारा फिगर की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद 6th नंबर है हमारा, ठीक है, 6th नंबर है हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, उसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, उसके बाद रोम्बस हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रापेजियम हो गया, ट्रापेजियम हो गया। तो जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप में, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम हो ये गया। तो जो भी हमारा जो 4th साइड वाला जो लेमिना होता है, ट्रापेजियम सब लेमिनाज है, सारा लेमिनाज है, लेमिना है। तो अगर इस सारे फिगर की अगर बात करें, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रम्बस हो या ट्रापेजियम हो, ठीक है ना, तो कोई भी फिगर की अगर बात करें तो जैसे कि मान लो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, हम सारा फिगर नहीं बना रहे हैं, समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, सारा के लिए एक ही होता है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है, पहले समझ लीजिए, सिंपल सा बात है, ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है ना। तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसका जो सीजी होगा, इसका जो सीजी होगा मतलब जो भी हमारा 4th साइड वाला लेमिनाज होता है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, ये इसका एक डायगोनल है, ये इसका एक डायगोनल है।
तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, यही इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सी जी है। मतलब इसको कह सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज कॉल्ड सी जी। मतलब कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल शेप का जो लेमिनाज होता है, क्वाड्रिलेटरल शेप का जो लेमिनाज होता है, इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होता है। मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो सीजी होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पॉइंट होगा, रेक्टेंगल का सीजी जो होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पॉइंट होगा, स्क्वायर का जो सीजी होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पॉइंट होगा, ट्राइपीजियम का इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पॉइंट्स होगा, क्वाड्रिलेटरल्स का इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पॉइंट्स होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इससे हम लोग इसका सीजी निकाल सकते हैं, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली खड़ा होगा, ठीक है ना। और इसी कॉन्सेप्ट पे हावड़ा ब्रिज को भी खड़ा किया गया है, गीजा का इंक्लाइंड पिलर को भी इसी कॉन्सेप्ट पे खड़ा किया गया। और कुछ कुछ रेगुलर फिगर्स है उसको भी बताते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस का देख चुके थे। अब एक दो को फिगर बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है वो कोन का है। तो कोन में कितना 8 नंबर, 8 नहीं 7 हो चुका है, मतलब नहीं 6 हुआ है, मतलब 7 की बारी है। चलो 7 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर पे हम लोग लिख देते हैं होलो कोन। क्या है? होलो कोन। क्या बोल रहा है? सिलेंडर में नहीं बताया। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, सिलेंडर में इसलिए नहीं बताया हूँ, सॉलिड सिलेंडर हो चाहे होलो सिलेंडर हो, दोनों का जो सीजी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एन एक्सिस होता है। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपको बताए थे फिगर में, ध्यान दीजिएगा, उस दोनों का जो मिड पॉइंट एक्सिस होता है होलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी दोनों सेम होता है, इसलिए उसमें अलग से क्लासीफाइड नहीं किया। यहाँ पे मैंने अब होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का वैल्यू डिफरेंट होता है, इसलिए इसको हमने क्लासीफाइड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले होलो सिलेंडर की बात करते हैं। पहले समझिएगा, ये मान लो हमारा एक होलो सिलेंडर है, ये हमारा क्या है? एक होलो सिलेंडर है। बात तो का समझना है यहाँ पे, ये होलो सिलेंडर है, ठीक है। तो भाई मेरे ये इसका हाइट है और ये इसका रेडियस है, ये आर हो गया और ये एच हो गया। तो ये सेंटर पॉइंट इसका मान लेते हैं सी जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस पॉइंट से ध्यान देना, तो यहाँ से तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा 2h/3 है ना, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो निचला वाला हिस्सा होगा वो h/3 होगा। इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो अगर हम लोग होलो सिलेंडर की बात करें तो इसका अगर सीजी की बात करें तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू, ठीक है ना, किसका? होलो सिलेंडर के लिए। तो एट हाइट h/3 फ्रॉम दी बेस से h/3 हाइट पे होता है। इसी चीज को अगर दूसरे टर्म में कहो तो इसको ये कह सकते हो एट हाइट 2h/3 फ्रॉम दी वर्टेक्स हो जाएगा। तो अगर वर्टेक्स से देखा जाए तो 2h/3 होता है और बेस से देखा जाए तो h/3 होता है। इसमें एक चीज़ और बता दे रहे हैं, बुक में आपका जनरली बेस से ही हाइट दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में हमेशा आपको वर्टेक्स से पूछता है। एग्जाम में किस में पूछता है? वर्टेक्स से पूछता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद आगे जो है हमारा, इसके बाद हमारा सॉलिड कोन है। क्या है हमारा? सॉलिड कोन है। 8 नंबर क्या है? सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन है, ठीक है। तो सॉलिड कोन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो एक सॉलिड कोन हम लोग बनाते हैं, पहले समझिए। ये हमारा एक सॉलिड कोन है, ये हमारा क्या है? एक मान लेते हैं एक सॉलिड कोन है, ठीक है। तो इसकी हाइट ये h होगी, ये r होगी, ये राइट सर्कुलर कोन है। ये पॉइंट आपका क्या होगा? CG होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका हाइट को इसे मान लो। तो ये जो हाइट होगा हमारा ये 3h/4 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो हिस्सा होगा वो h/4 होगा।
h/4 होगा, तो इसको हम लोग CG कहते हैं। क्या कहते हैं? CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी सॉलिड कोन की बात होती है, सॉलिड कोन की बात होती है, तो एट हाइट h/4 फ्रॉम द बेस से h/4 हाइट पे होता है, ठीक है ना, सॉलिड कोन पे। और अगर वर्टेक्स से मेजरमेंट किया जाए, ये वाला हिस्सा क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स है, और ये वाला हिस्सा क्या हमारा? बेस है। तो बेस से हमारा h/4 हाइट पे है। वही चीज़ अगर हम वर्टेक्स से ले लेंगे तो एट हाइट 3h/4 फ्रॉम दी वर्टेक्स से हमारा 3h/4 हाइट पे होगा। तो ये हमारा किसका हो गया मेरे भाई? सॉलिड कोन के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? सॉलिड कोन के लिए हुआ। आगे बढ़ते हैं अब हमारा, ठीक है ना, आगे क्या करते हैं समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। सॉलिड कोन की बारी होगी। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स की बात करते हैं। अब बताओ पिरामिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? पिरामिड जैसे कि आपको इजिप्ट का पिरामिड बहुत फेमस है, ठीक है, पढ़े हो ना। तो ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो पिरामिड बहुत तरह का होता है मेरे भाई, ठीक है, समझ लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ लो, जैसे कि हम लोग अगर पिरामिड की बात करते हैं तो इस टाइप का हम लोग एक पिरामिड बना सकते हैं। ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पिरामिड हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल चाहे स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। उसी तरह से आप पिरामिड में रेक्टेंगल पिरामिड भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ध्यान देना, जैसे कि इस टाइप से, ठीक है। तो ये यहाँ से है, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ये यहाँ से ये, तो ये भी एक तरह का क्या हमारा पिरामिड सी है, ठीक है। ये भी हमारा एक क्या है? पिरामिड ही है, ठीक है। ये हमारा इसी तरह से आपका हेक्सागोनल पिरामिड बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा ध्यान देना, ये हमारा हेक्सागोनल पिरामिड है। उस कॉन्सेप्ट को समझोगे जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा हेक्सागोनल पिरामिड है, यहाँ से इसका हाइट है, तो इसको ऐसे मेजर करो, लिखते जाओ ऐसे करके, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है? हेक्सागोनल पिरामिड हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी पिरामिड्स होते हैं, इसका CG क्या होगा? तो ध्यान देना, यहाँ पे इसका हाइट ये वाला होगा, ये वाला हाइट होगा, ये वाला देखो यहाँ से इसका ये हाइट होगा h, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, एकदम बुड़बके रहेगा तुम, नहीं निकालेंगे पाएंगे बोलता है। अच्छा कुछ चीज़ बताओ, सिलेंडर सॉरी कौन पिरामिड है कि नहीं? अगर तुम इस चीज़ को बता दिया, समझा रहे प्रतुल, अगर तुम इस चीज़ को बता दिया कि कौन पिरामिड है कि नहीं, तो तुम समझ गया कहानी। और अगर नहीं बता पाओगे तो फिर समझ लो अधूरा है, नहीं है पिरामिड। अच्छा, इसीलिए तुमको दिक्कत है। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं कौन भी एक पिरामिड है। क्या बोल रहा है? ये तो गलत बोल रहे हैं। अरे गलत नहीं बोल रहे हैं भाई मेरे, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। बहुत कोई इस चीज़ का जानकारी नहीं है ढंग से, इसलिए फंसता है बहुत चोर। जानकारी भी है तो बताता भी नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। कौन भी वन टाइप्स ऑफ पिरामिड है जिसका बेस हमारा सर्कुलर है। कोई ज़रूरी है कि ट्रायंगुलर बेस को ही पिरामिड कहेंगे? बेस पिरामिड का डिफरेंट स्ट्रक्चर का हो सकता है, डिफरेंट बेस स्ट्रक्चर का पिरामिड हो सकता है। हाँ, ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड बनाना सबसे टफ है, इसलिए इजिप्ट का पिरामिड जो है इतना फेमस है। पिरामिड बहुत टाइप्स का मिलेगा आपको इस अर्थ पे बना हुआ, लेकिन जो ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है ना, इसका कंस्ट्रक्शन करना बहुत टफ है, इसलिए इजिप्ट का पिरामिड इतना फेमस है। तो देखो ये बेस हमारा क्या है? ट्रायंगुलर बेस है। ये आपका बेस क्या है? स्क्वायर बेस है। ये कौन सा बेस है? हमारा पैरेललोग्राम बेस है कि नहीं? ये हमारा कौन सा बेस है? हेक्सागोनल बेस है। तो ये हेक्सागोनल बेस पिरामिड है, ये पैरेललोग्राम बेस पिरामिड है, ये स्क्वायर बेस है, ये ट्रायंगुलर बेस है। बस समझ गए। और ये क्या हमारा एक सर्कुलर बेस है। सबसे बड़ा जो हमारा पॉलीगन होता है वो सर्कल होता है, तो सर्कुलर बेस पिरामिड। तो सर्कुलर बेस पिरामिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्लियर है? तो वॉल्यूम के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है।
अरे अलग नहीं होता है भाई, यही चीज़ तो तुमको बताना चाह रहे हैं। सीजी दोनों का सेम होगा। अगर ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है ना, तो जो इसका सीजी लिखा है सेम टू सेम सीजी आएगा। देखो कॉन्सेप्टों को समझो, बता दें कैसे, ध्यान देना। इसका तुम जो कोन का जो वॉल्यूम लिखते हो, ध्यान देना यहाँ पे कोन का वॉल्यूम क्या लिखते हो, V इक्वल्स टू पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम ही ना लिखते हो, देखो फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया हुआ कि नहीं हुआ ना, और उधर हाइट। तो इसको अगर हम इस टाइप का फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहें, ध्यान देना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला में, तो V इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट होगा कि नहीं, एल्टीट्यूड होगा कि नहीं। बेस एरिया को हाइट से कर देंगे तो ये जो देखो बेस एरिया, यहाँ पे बेस एरिया में ट्राइंगल रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बैठेगा, स्क्वायर रहेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर बैठेगा, पैलोग्राम रहेगा तो एरिया ऑफ पैलोग्राम, हेक्सागोन है तो एरिया ऑफ हेक्सागोन बैठेगा। तो सबका वॉल्यूम निकल जाएगा। हाइट जो सेंटर से ये मेजरमेंट करते हैं, ये आपका एल सेलेंट हाइट होता है, तो यहाँ पर भी ये हमारा एल सेलेंट हाइट होता है। ये वॉल्यूम का हो गया, हुआ कि नहीं। उसी तरह से अगर LSA की बात करते हैं, सॉरी हाँ CSA की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या पढ़े हो, पाई आर एल। तो एक्चुअली में पाई आर एल नहीं होता बेटा, 1/2 इंटू 2 पाई आर एल होता है, 1/2 इंटू पाई आर एल। तो ये देखो ये पाई 2 पाई आर इस सर्कल का पेरीमीटर है, इस सर्कल का क्या है, पेरीमीटर है। तो यहाँ पे अगर CSA की अगर बात करें, CSA की ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जगह ले ले रहे हैं। CSA की अगर बात करें, CSA की अगर बात करते हैं तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट होता है हमारा। तो यही तो हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट जो CSA होता है, इसको हम लोग पिरामिड में LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, कोन में इसको CSA कहते हैं, पिरामिड में इसको क्या कहते हैं, LSA कहते हैं। क्लियर है, मतलब अगर कोन का आपको CSA पता है तो पिरामिड का LSA भी पता है। अब ध्यान देना, कोन में क्या हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ बेस बैठा है, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, इसमें स्क्वायर का पेरीमीटर बैठेगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, यहाँ पे हेक्सागोन का पेरीमीटर, और स्लैंट हाइट, ये जो टेढ़ा वाला लाइन होता है ये हमारा स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये हमारा स्लैंट हाइट हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तुमको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कोन, सॉलिड कोन और पिरामिड, सॉलिड पिरामिड दोनों एक के होता है, दोनों एक के होता है। अंतर बस इतना है कि कोन का बेस सर्कुलर होता है, अब पिरामिड का बेस हमारा ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है, ठीक है, रोमबस हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मतलब कि जैसे मैंने कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका कोन का सारा चीज़ पता है, वॉल्यूम पता है, CSA पता है, बेसिक फार्मूला, ठीक है, बेसिक फार्मूला अगर पता है तो पिरामिड का भी पता है आपको। हाँ, आपको ये चीज़ कोई आज तक विजुलाइज नहीं कराया होगा, ये अलग चीज़ है, ये विजुलाइज नहीं कराया गया होगा, ये अलग चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड कोन का होता है, वही चीज़ आपका पिरामिड का भी होगा। मतलब ये पिरामिड हो, ये पिरामिड हो, ये पिरामिड हो, ये पिरामिड हो, सारा का CG यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, सारा का CG यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, सारा का CG यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आपका एक्सेप्ट कर गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया नहीं यहाँ तक? तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, साथ ही साथ हमारा सर्कुलर मोशन का देखेंगे। तब तक इतना रिवाइज कर लेना, और आगे तो जानते ही करना क्या है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना। भाई आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत का सराहना किया करो, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।